तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और साइंस में 10th का एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए और कितने आंसर सही किसके, आइए देखते हैं, ठीक ना। तो आज है आपका 7 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। टर्म 1 का एग्ज़ाम था और इसमें सोशल साइंस के कुल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को आपको सही सेलेक्ट करना है, ठीक। अब आइए देखते हैं। OMR पेपर पे आपको फिल करना है और ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है, ब्लैक पेन ज़्यादा बेटर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में दिया गया है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़िए। तो फिलहाल तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में ज़्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक। व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम, चलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट, तो ये हो गया था आपका जुलाई 1830 में। कब हुआ था? जुलाई 1830 में। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? तो यह विश्वास था किसका? तो यह आंसर हो जाएगा जियोसेफ मैजिनी का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचालन किया या संचार किया? तो यह था फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह किए थे? तो पहली ऑप्शन गरीबी था उनके पास, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी भी था, तीसरा ऑप्शन भूखमरी भी था। तो ऑल ओवर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी कारणों के कारण उन्होंने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था बनाई थी? ठीक, एक प्रकार का यह गुप्तचर संस्था था जिसे जियोसेफ मैजिनी ने बनाया था, यंग इटली। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, दूसरा ऑप्शन है करों में वृद्धि की गई यानी कि टैक्स ज़्यादा लिया गया, तीसरा है आपका शुल्क बढ़ा दिया गया और चौथा है इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा ये देख लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं ना कि एकदम किताब के अंदर घुस के दिया है। लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताब से एकदम डीपली पूछा गया है। तो 1-2 क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे भी क्या बोलते हैं, डाउट होता है कि राइट आंसर होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास था किनका विश्वास था? यह था महात्मा गांधी का विश्वास, ठीक। द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस कैन अनटिल ऑल इंडियंस। तो चलिए मतलब कि आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। इन द थ्रेड यूनिटी हुज ब्रीफ वाज दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी में, इसलिए हिंदी में ही मैं पढ़ रहा हूँ। जालियांवाला बाग आपको मालूम है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले के शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो जो मेला लगा था वह मेला था बैसाखी का मेला, ठीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे था? तो टैक्स लगाया गया था नमक, किस पे? नमक पे टैक्स लगाया गया था, इस पे मांग की गई थी। प्रमुख रूप से 2 मांगे थी। पहला था कि जितने भी बंदी बनाए गए हैं उन सभी को रिहा करना है, और दूसरा था कि नमक पर टैक्स हटाना है। तो यहाँ पे नमक ऑप्शन में है तो हम नमक को मारेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी है, पुस्तक लिखा गया है, किताब, उसको किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। और जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विथ द, आपका जो जर्मनी का
यूनिफिकेशन किया था। तो इसको किसने किया था यूनिफिकेशन? जर्मनी का ऑटो वॉन बिस्मार्क, आप शॉर्ट में जानिए नाम बिस्मार्क ने, ठीक, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज चौरी चौरा इंसिडेंट तो हैपेंड? तो ये हुआ था दोस्तों आपका मार्च 1922 में, जो कि गोरखपुर का एरिया था यूपी में। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पवन अपर्दन, क्योंकि यह पवन के कारण होता है, वायु के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ है चादर अपर्दन। तो चादर अपर्दन उसे कहते हैं जब मिट्टी की ऊपरी सतह को बाढ़ बहा के ले जाती है, तो उसे हम चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक। सिट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम बताने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव दो भागों में विभाजित किया गया है। 15 नंबर देख रहे हैं हम, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मृदा किस मृदा का दूसरा नाम है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, और एक होता है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, एक बांगर और एक खादड़, ठीक, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जून 1992 में ब्राज़ील के शहर है, एक बड़ा ही अच्छा शहर है, तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस मतलब कि जिस तरह भारत में मुंबई है, उसी तरह ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो एक शहर है पूरी घनी आबादी का, वहीं पे आयोजित हुआ था। उसके 20 साल बाद रियो +20 भी पूछा जाता है कई बार, तो रियो +20 फिर से आयोजित हुआ 20 साल बाद, ठीक, और ये भी यही पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है, पहला झारखंड जी सबसे पहला, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो 43%, 43% मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 नंबर, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों, मतलब कि ये पूछ रहा है कि पठारी क्षेत्र 27% हिस्सा किसका है? तो पठारी क्षेत्र का होता है 27 से 28%, कभी 27 तो कभी 28 दे देता है पठारी क्षेत्र, ठीक, प्लेटो जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की उर्वरता क्षमता कम होना, भूमि की उर्वरता क्षमता जो है उपजाने की क्षमता कम हो जाती है, उसे निम्नीकरण कहा जाता है। तो पंजाब में यह अधिक देखा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिक सिंचाई होती है, ठीक, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तरांचल दोस्तों उत्तराखंड का ही दूसरा नाम है, जो कि यूपी से 2001 में अलग होकर बना था उत्तर प्रदेश से, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, और भारत का मतलब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल जी को कहा जाता है, और भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? बाघ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो इसका हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। और भाखड़ा नांगल परियोजना कई बार जल विवाद भी होता है, आपने सुने होंगे न्यूज़ में। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से होती है? तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता, तो इसका ऑल ऑफ दीज आप मार दीजिए, इनमें से सभी, ठीक। 25 नंबर देखिए, बेल्जियम में 1950, बेल्जियम एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम में 1950 से 1960 के समय में इन 10 वर्षों में यहाँ पे भाषीय विवाद चला, मतलब कि दो भाषा को लेकर पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो उन दोनों भाषाओं का नाम बताना है। तो उन दोनों भाषा का नाम है फ्रेंच और डच। फ्रेंच भाषी मतलब कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे और डच भाषा बोलने वाले, और इन दोनों के बीच पूरा यहाँ पे लड़ाई चला। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में दोस्तों दो समुदायों के बीच अक्सर टकराव बनता रहता है, एक पहला
है आपका सिंहली और दूसरा है आपका तमिल। तमिल मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं और सिंहली मतलब जो आपका सिंहली भाषा बोलते हैं। और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रणेता कौन थे? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत होता है, पावर का स्रोत होता है, वह होता है आपका जनता यानी कि पब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में जो भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है इन सभी क्षेत्रों में पड़ती है। ठीक, इन सभी क्षेत्रों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देख रहे हैं 28 के बाद 29 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। 30 नंबर है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। उच्च न्यायालय को भी नहीं है, ठीक ना, हाई कोर्ट को भी नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही यह अधिकार दिया गया है। 31 नंबर पुलिस व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत यानी कि राज्य सूची के विषय हैं। 32 नंबर केंद्र शासित प्रदेशों वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास होता है। 33 नंबर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों में बांट दी जाती है समान मात्रा में, ठीक ना, तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो ये है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट मुझे लगा तो इसका आंसर आप स्वयं दे लीजिए। वो मैंने बताया था ना कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे भी डाउट में है, कन्फ्यूजन में है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गरीबी है छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा, तीसरे नंबर पे आता है आपका मणिपुर। ठीक, तो पहला यहाँ पे आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ जो है 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। 36 नंबर है 36 नंबर भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र में। 37 नंबर भारत के किस वर्ग के देशों में आता है? भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो देखिए भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जो आय है बहुत कम है, यानी कि लोगों की मंथली इनकम बोलिए चाहे ईयरली इनकम बोलिए, वार्षिक आय वो बहुत कम है, तो यहाँ पे निम्न आय वाला देश हो जाएगा, लो इनकम है। ठीक, 38 नंबर निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जिसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। 39 नंबर परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी जो है आपका तृतीय सेक्टर में आती हैं, ठीक ना, तो तृतीय सेवाएं बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम, हमारा अंतिम प्रश्न है 40 नंबर कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आप अल्प बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। ठीक, लो अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये तो है आपके 40 क्वेश्चन। आपने कितना सही किया मुझे नहीं मालूम, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी से। अगर आपका कोई दोस्त दिया हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आगे आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ जो भी करते हैं सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड थैंक यू।